के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार को नया डीजीपी मिल चुका है। 1989 बैच के आलोक राज बिहार की पुलिसिंग को और सख्त करते नजर आएंगे। आरएस भट्टी को सीआईएसएफ का महानिदेशक बनाया गया, जिसके बाद नए डीजीपी की तलाश तेज हो गई थी और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद आलोक राज को सीएम आवास पर बुलाया गया था, जिसके बाद आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बन गए हैं और प्रभार भी संभाल लिया है। बिहार विजिलेंस के डीजी आलोक राज बिहार के अगले डीजीपी बन चुके हैं। इसे लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई। डीजी आलोक राज ने इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिहार के पूर्व डीजीपी आरएस भट्टी को शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से विदाई दे दी गई। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक डीजी बनाए जाने पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। विदाई समारोह में पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार के पूर्व डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी सेंट्रल डेपुटेशन पर चले गए। पिछली बार भी जब डीजीपी पद के लिए नामों पर विचार चल रहा था, तब भी आलोक राज इस रेस में शामिल थे, लेकिन इस बार सीनियरिटी के अनुसार डीजीपी के नाम पर फैसला लिया गया है। आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बनाए जा चुके हैं। ऐसे में जान लीजिए कि कौन है आलोक राज। 1989 बैच के अफसर हैं आलोक राज। विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीजी हैं आलोक राज। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के तौर पर इनकी पहचान है। शांत स्वभाव के साथ बारीकी नजर रखते हैं आलोक राज। कई अहम पदों को संभाल चुके हैं आलोक राज। बिहार में हाल के दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेर रहा है। ऐसे में नए डीजीपी को जिम्मेदारी मिलने के बाद उम्मीद है कि प्रदेश की पुलिसिंग और सख्त होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीजी आलोक राज बिहार के अब नए डीजीपी होंगे। आलोक राज को बिहार के नए डीजीपी का प्रभार भी दे दिया गया है। सरकार ने इनके नाम का नोटिफिकेशन कर दिया है। आलोक राज ने पदभार भी संभाल लिया। आलोक राज बिहार के डीजीपी के साथ साथ विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीजी का भी काम देखते रहेंगे। आलोक राज से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। हमारे साथ आलोक राज बात करते हैं। आलोक जी, बधाई हो, सरकार ने भरोसा जताया, क्या कहेंगे? भरोसा जताया, क्या कहेंगे? सरकार का आभारी हूं जो उन्होंने मुझे इस दायित्व के लिए, राज्य सरकार ने मुझे चुना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से बिहार की आम जनता को संदेश देना चाहता हूं कि डीजीपी का कार्यालय और डीजीपी का कक्ष आपके लिए खुला है। मैं बिहार वासियों का डीजीपी हूं। किसी भी समस्या के लिए, किसी भी विधिक वैधानिक समस्या के लिए, कोई भी लीगल काम के लिए आप बेशक आ सकते हैं। और मेरा पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य होगा आम जनता का विश्वास जीतना। इसी मार्ग पे काम करना है और आम जनता का सहयोग, सभी का सहयोग, सभी के साथ समन्वय करके आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर सवाल उठते हैं आलोक जी, उसे कैसे ठीक करेंगे आप? लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार के नवनियुक्त डीजीपी आलोक राज, जिन्होंने बताया कि क्या उनकी रणनीति होगी बिहार के बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, एडीजी कमजोर वर्ग आर मल्हर वीजी का तबादला कर दिया गया है। बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में महानिदेशक सह निदेशक का प्रभार उन्हें दिया गया है। बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आर मल्हर वीजी। इनके पास एडीजी कमजोर वर्ग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। डीजी भृगु श्रीनिवासन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं।
बढ़ते आगे 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी बिहार में धरना प्रदर्शन करेगी और ये धरना प्रदर्शन तमाम जिलों के मुख्य चौराहे पर बने महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार कोर्ट में सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रख रही है और इसलिए आरजेडी सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी की तरफ से याचिका दाखिल कर दी गई है जिस पर जल्दी सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने भी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% तक करने के फैसले पर रोक लगा दी है। अब पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है जिसके बाद 65% आरक्षण को सरकार के लिए 9वीं अनुसूची में शामिल करना मुश्किल होगा। वो समाप्त करना चाहते आरक्षण पिछले शेड्यूल लाइन में लोगों ने नहीं डाला। हम तो आगरा भी गए थे मुख्यमंत्री जी से, अब तो इतने पावरफुल हो गए हैं भाई, तब क्यों नहीं शेड्यूल लाइन में डलवा रहे? जब हम लोगों ने जातीय जनगणना कराई, राज्य सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, उसी के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, तब आप जो है जोर नहीं लगा रहे शेड्यूल लाइन में डालने के लिए। तभी हम लोगों ने तय किया था कि बिहार सरकार अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से हाई कोर्ट में नहीं रखेगी। और हम आपको बताते हुए खुशी होगी कि हम लोगों ने कहा था कि अगर पक्ष वो अच्छे से नहीं रखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अपनी बातों को रखेगा। और हम लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, अगला डेट भी तय हो गया है, शेड्यूल्ड है। हमको लगता है कि सीजीआई जो है उन्हीं के बेंच में है मामला और वहाँ अपने पक्ष को राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित आदिवासी के लिए रखने का काम करेगा। इसलिए हम लोगों ने भर बिहार में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन हम लोग 1 तारीख को हम लोगों ने करने का ऐलान किया है। स्वयं हम खुद भी पार्टी कार्यालय में 1 तारीख को मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी में कुछ तो बोलेंगे ही। दिलीप जायसवाल ने कहा कि मंदिर में वे कसम खाएं कि वे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। स्किन को सेव करने के लिए इस तरह की बातें बोल रही है। पहले का जो इतिहास है उसको जानना चाहिए। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैंने कहा है कि अपने राजद के सभी नेता को लेकर के मेरे साथ मंदिर में चलें और जा कर के बोलें मंदिर में कि हे भगवान हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। तेजस्वी यादव जिस दिन मंदिर में बोल देंगे कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो उनके बात का हम इज्जत और सम्मान दोनों करेंगे। 1 तारीख से धरना पर बैठने जा रहे हैं 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के और जातीय गणना देश भर में मांग रहा है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है, तो उस बेरोजगारी में कुछ तो काम करेंगे ना। और पटना से आपको इसी बीच बड़ी खबर बता दें, पूर्व मंत्री श्याम रजक जेडीयू में शामिल होंगे। 1 सितंबर को जेडीयू में शामिल होंगे श्याम रजक। आपको बता दें हाल ही में श्याम रजक ने आरजेडी छोड़ा है और अब ये खबर है कि 1 सितंबर को जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पूर्व मंत्री श्याम रजक अब जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर को जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ बिहार के साथ खास समस्या है, इसके कारण बिहार की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। बिहार का 73% इलाका बाढ़ प्रभावित है। ऐसे में इससे निपटने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और कई योजनाओं पर काम भी हो रहा है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि गंगा नदी का पानी गया, राजगीर और नवादा पहुंचाया जा रहा है। दुर्गावती जलाशय भी बिहार की बड़ी योजना है। हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की योजना चलाई है। जल संसाधन मंत्री ने भरोसा दिया है कि विभाग का कार्य 96 से 97% पूरा हो चुका है और बिहार नदियों को जोड़ने की योजना में देश में अव्वल है। सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय 2 के तहत उसका जो एक प्रमुख अवयव है, जो एक तरह से पूरे प्रदेश के किसानों के लिए इसका प्रावधान किया गया है,
वो है हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की योजना। 7 निश्चय 2 की ये एक महत्वपूर्ण योजना है कि हम लोग भौगोलिक रूप से कोई बहुत भाग्यशाली नहीं है। हम लोग का एकदम उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ ऊंचा इलाका है और हम लोग हर नदी के निम्न भाग में है, मतलब निम्न प्रवाह वाले इलाके में है, जिसको लोअर राइपिंग। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अब शिक्षकों का तैयार होगा परफॉर्मेंस रिपोर्ट। बच्चों की मिड टर्म परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर शिक्षकों का मूल्यांकन होगा। शिक्षकों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार होगा और आपको बता दें ये अप्रेजल रिपोर्ट भी होगा। 1 to 8 क्लास के मिड टर्म परीक्षा के बाद सरकार ये रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं 1 सितंबर से टोला सेवक का भी ई शिक्षा कोष से अटेंडेंस बनेगा। कभी भी शिक्षा विभाग जारी कर सकता है ये आदेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि अब शिक्षकों का भी जो रिपोर्ट है परफॉर्मेंस रिपोर्ट उसे अब तैयार किया जाएगा और उसी के हिसाब से आकलन भी शिक्षकों का किया जाना है। मिड टर्म परीक्षा का रिजल्ट और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, कैसे ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, क्या पैमाना इसको लेकर रखा गया है? बिल्कुल, देखिए 1 to 8 जो है, यानी जो प्राइमरी और मध्य विद्यालय हैं वहां पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए मिड टर्म परीक्षा की व्यवस्था सरकार ने कराई है और इस परीक्षा में बेहतर रिजल्ट आ सके इसको लेकर शिक्षकों को निर्देश भी दिया जा चुका है। लेकिन अब बच्चों के रिजल्ट के आधार पर अब शिक्षकों का मूल्यांकन होगा, यानी बच्चे अगर अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे रिजल्ट स्कूल में आते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षकों का जो है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है जिसे पार कहते हैं उसका अब एक तरह से अब सरकार जो है उसकी मॉनिटरिंग करेगी और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। तो शिक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है कि जितनी बड़ी संख्या में बच्चे पास करेंगे, बच्चों का अगर बेहतर रिजल्ट आएगा तभी शिक्षक भी एक तरह से पास कर सकेंगे और शिक्षकों का जो परफॉर्मेंस है वो सरकार अब तय करेगी, क्योंकि जो एक तरह से प्रमोशन हो या फिर बाकी जो वरीयता का फायदा मिलता है या शिक्षकों को लाभ दिया जाता है तो ऐसे चीजों पर सरकार ब्रेक लगा सकती है, क्योंकि नॉन परफॉर्मर जो है ये साबित कर सकती है सरकार। इसको लेकर एक आदेश जारी होने वाला, हालांकि सूत्रों के हवाले से हम खबर जानकारी दे रहे हैं, शिक्षा विभाग बड़े प्रयोग की तैयारी में है। दूसरी तरफ जो टोला सेवक हैं अब शिक्षकों की तर्ज पर 1 सितंबर से उन्हें भी ई शिक्षा कोष से अब अटेंडेंस बनाना अनिवार्य होगा। इसके लिए भी अब शिक्षा विभाग जो है कुछ ही देर बाद पत्र जारी करने वाला है, यानी अब पूरी तरह से जो ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम है वो अब स्थापित किया जा रहा है और शिक्षक हो या फिर टोला सेवक उन्हें पालन करना होगा। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिहार का सबसे बड़ा लैंड सर्वे, 1-1 इंच जमीन का हिसाब, जमीन विवाद खत्म करने की पहल। और देखिए बिहार में लैंड सर्वे का काम तेजी से जारी है। जरूरी कागजातों के लिए पब्लिक को दफ्तरों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं। आलम यह है कि ऑफिस में भीड़ इतनी उमड़ गई है कि लोग रात से ही कतारों में लग रहे हैं। अपनी बारी के लिए सीट रिजर्व करने तक की नौबत आ रही है। गोपालगंज से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार के 45,000 गांवों में जोर शोर से लैंड सर्वे का काम चल रहा है। जमीन मालिक सर्वे के लिए जरूरी कागजातों को तैयार करने में लगे हैं। ऐसे में अंचल कार्यालयों से लेकर कचहरी तक जमीन मालिकों की लंबी कतारें लग रही हैं। गोपालगंज से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। लोग धूप से बचने के लिए हेलमेट, ईंट और झोला को भी अपनी सीट रिजर्व रखने के लिए लगा चुके हैं। नॉन जुडिशियल स्टैंप लेने के लिए काउंटर पर आधी रात से ही लोग इकट्ठे हुए। गोपालगंज के कचहरी परिसर स्थित अंचल कार्यालय पहुंचे लोगों को क्या परेशानी हो रही है, खुद सुन लीजिए। सर हम लोग खड़े स्टैंप के लिए खड़े हैं, भंसौली पेपर के लिए खड़े हैं, इसलिए हम लोग खड़े हैं। कब से आए हुए हैं? सुबह से आए हैं सर, सुबह से 6:30 बजे से हम लोग आए हैं। ये हेलमेट किस लिए लगाया गया है? ये लाइन है सर, ये लाइन है। जब वो लोग खोलेगा तो हम लोग खड़ा हो जाएंगे, वो हेलमेट ले लेंगे।
हेलमेट ले ले लेंगे। लेंगे। ईंट भी लगाकर लाइन हाँ लाइन में जिसको जो मिला वो रखा है। परेशानी हो रही है। परेशानी बहुत हो रही है। क्या कितने बजे आए थे? 4 बजे भोर में आए हैं। क्या दिक्कत क्या हो रही है? कोई वंशावली के लिए कार्ड लेना है। अच्छा, एफिडेविट लेना है जी। टिकट लेने के लिए फिर आप लोग इस तरह से लाइन लगाए हैं? तो क्या करेंगे, बैठे हैं ठेहा में लाइन लगा कुछ लोग आधी रात में भी आ गया होगा। आए हैं। बिहार में सबसे बड़ा लैंड सर्वे राज्य सरकार करवा रही है। लोगों की एक एक इंच जमीन का हिसाब कराया जा रहा है। जाहिर है सरकार की मंशा लोगों के जमीन के विवाद को खत्म करने के साथ ही उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिलाना भी है। पर इस बीच सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने में ही लोगों के पसीने छूट जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने अहियापुर थाना इलाके के शेखपुर दाब इलाके में बूढ़ी गंडक नदी किनारे एक झोपड़ी में चल रहे शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। और इस दौरान पुलिस ने नकली शराब की बोतल, रैपर और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। हालांकि धंधेबाज भागने में कामयाब रहे। आधार पर अहियापुर थाना अंतर्गत शेखपुर ढाब में कार्रवाई की गई है और पप्पू सहनी के अवैध कच्ची स्प्रिट निर्माण के स्थल से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। खासकर रैपर, ढक्कन और स्वचालित एक ऑटोमेटिक एक मशीन मिला है जिससे पौच की कटिंग वगैरह की जाता है। ये ड्रोन कैमरा से मदद से किया गया है छापेमारी चिकना, और इसमें गुप्त सूचना भी मिल रही थी, लेकिन वो एक्यूरेट स्थान का पता नहीं चल रहा था। कल पता लगा था तो उस पर कार्रवाई की गई है। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, TRE 3 के 6 से लेकर 8 तक का आंसर की जारी होगा। बीपीएससी में अपलोडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रात 8:30 बजे के बाद अभ्यर्थी अपना आंसर की देख सकेंगे। बीपीएससी की वेबसाइट पर आंसर की चेक कर सकते हैं। ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए है। वहीं माध्यमिक का 1 सितंबर तक आंसर की जारी होगा। उच्च माध्यमिक का 3 सितंबर से पहले आंसर की जारी करने का लक्ष्य है। खबर आपको सासाराम से बता दें, जहां अनुमंडल क्षेत्र में दरिगांव थाना क्षेत्र के बडकी करपुरवा गांव में दिन दहाड़े एलजेपी रामविलास के कार्यकर्ता की हत्या मामले में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि आरोपी और मृतक सरोज पासवान के बीच हाथापाई हो रही है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी के हाथ में चाकू भी दिख रहा है, जिससे आरोपी ने सरोज पासवान के ऊपर एक के बाद एक कई हमले भी किए। इस हमले के बाद ही सरोज पासवान की मौत हो गई थी। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। घटना हुआ कि चाकू मार के मेरे भाई को, सरोज पासवान को, दीपू साहब, भुवर पासवान और विंध्याचल पासवान और 2-3 लोग अन्य लोग शामिल हैं इसमें। चाकू मार के 4:30 बजे दिन में काली माई के से 300 मीटर आगे हत्या कर दिया गया। पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ नहीं किया है। जो मृतक जा रहा था और रास्ते में जो है घटनास्थल के पास में जो है दोनों में बकझक हुआ और ये घटना हुई। क्या चाकू मार दिया था? चाकू मार दिया। और हिंदी सिनेमा